राजधानी जयपुर में 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कॉन्फ्रेंस में सभी प्रदेशों के डीजीपी शामिल होंगे, यानी कि 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से। तो आपको बता दें कि विधायक आवास से डीजीपी आरआईसी जाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि यहीं पर ठहरने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि कई और क्लब हाउस में या फिर एमएनआईटी गेस्ट हाउस में भी इनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी, जितने तमाम डेलीगेट्स आए। लेकिन ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं विधायक आवास से, जहां इनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। सिक्योरिटी चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। चाहे हम ट्रैफिक रूट की बात करें, उसकी भी व्यवस्था कड़ी है। आरआईसी के आसपास सभी जगह पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। और अब जो डीजीपी हैं वो आरआईसी के लिए निकलना शुरू कर रहे हैं। देखिए यहां पर पूरे तरीके से व्यवस्थाएं की गई है। टावर A1, टावर A2, टावर A3 और टावर A4, जहां जहां जाने की जगह है और कहां से इनको गेट बताए गए हैं कि यहां से निकासी है और यहां से आपको एंट्री दी जा रही है। तो पूरे तरीके से व्यवस्थाएं चाक चौबंद। आरआईसी पहुंचा जा रहा है विधायक आवास से, जो डीजीपी यहां पर ठहरे हुए हैं, क्योंकि अब बहुत जल्द जो कॉन्फ्रेंस है पहले दिन की शुरुआत हो जाएगी। 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण यह भी है कि राजधानी जयपुर में, या यूं कहें कि राजस्थान में पहली बार यह कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं विधायक आवास की, जहां पर डीजीपी को ठहराया गया, उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। अन्य और जगह भी उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि तमाम डेलीगेट्स आज राजधानी जयपुर में पहुंच रहे हैं। लेकिन अब आरआईसी पहुंच रहे हैं, जहां कार्यक्रम को रखा गया है, जहां कॉन्फ्रेंस होनी है। आज से लेकर 7 जनवरी तक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी कि आरआईसी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कॉन्फ्रेंस होगा। एक और बस रवाना हो रही है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधी विधायक आवास से, जयपुर का विधायक आवास, जहां पर व्यवस्था की गई थी डीजीपी। ये देखिए तस्वीरों में आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और सभी एक साथ ही बस से रवाना हुए, जो गेस्ट यहां पर ठहरे थे, क्योंकि ये साथ ही आईएएस आईपीएस को भी लगाया गया था, जो कि सभी डीजीपी की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। चाहे जयपुर एयरपोर्ट से उतरने से लेकर इनको गेस्ट हाउस तक रुकवाने से लेकर आरआईसी तक पहुंचने तक, जो सभी एसएचओ को जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, उसी के तहत अब जितने डेलीगेट्स हैं वो बसों से रवाना होकर आरआईसी पहुंचेंगे। इस पर भी व्यवस्थाएं कड़ी की गई है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 6 और 7 जनवरी को डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। देखिए एक और बस यहां पर, एक मिनी वैन जो है वो भी रवाना की जा रही है। अधिकतर मेहमानों के रुकने की व्यवस्था विधायक आवास परियोजना में की गई है। ये तस्वीरें आपको वहीं से दिखा रहे हैं विधायक आवास, जो कि बनकर तैयार है विधायकों के लिए। लेकिन अब जरा देखिएगा कितना कमाल का वो आवास बनाया गया, जहां पर डीजीपी और तमाम अन्य डेलीगेट्स को रुकवाया गया है। कितनी खास व्यवस्था वहां पर की होगी, क्योंकि पहले से ही वो आलीशान तरीके से बनाया गया है। चाहे हम उसके इंटीरियर की बात कर ले, एक्सटीरियर की बात कर ले, यहाँ पर उसकी साज सज्जा की बात करें, या फिर उसमें होने वाले सुविधाओं की बात करें। और इसीलिए विधायक आवास को चुना गया। हालांकि अन्य जगहों को भी चुना गया, लेकिन ज्यादातर मेहमानों को, जो खास मेहमान हैं, उन्हें विधायक आवास परियोजना में ठहराया गया है। वहीं आरएस क्लब हाउस, ये भी खास यहाँ पर भी ठहराया गया सभी महत्वपूर्ण डेलीगेट्स को। एमएनआईटी गेस्ट हाउस में भी डेलीगेट्स के रुकने की व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है इस कॉन्फ्रेंस में, जो कि एक जनता को सीधा लाभ पहुंचाने वाले मुद्दे, क्योंकि साइबर अपराध अगर होता है तो जनता परेशान होती है। उसमें किस तरीके से उनको लाभ पहुंचाया जा सके और कितनी बेहतर टेक्नोलॉजी से हम उस अपराध का पता करके, जो साइबर फ्रॉड एक आम आदमी के साथ होता है, उसका सॉल्यूशन निकाल सके। फिर डेटा गवर्नेंस, इस पर भी डिजिटल इंडिया के मद्देनजर कैसे आगे डेवलपमेंट करना है। आतंकवाद विरोधी चुनौतियों, फिर वामपंथी उग्रवाद, नारकोटिक्स तस्करी, उभरते रुझान, आतंकवाद, खालिस्तान, जेल सुधार सहित कई मुद्दे हैं। चर्चा होनी जारी है और बहुत जल्द शुरू हो जाएगी इन चर्चा। प्रेजेंटेशन दिया जाएगा डीजीपी द्वारा। वहीं लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वो जानकारी हमें दे रहे हैं, हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। अब अपने सहयोगी अभिषेक का रुख करती हूँ, विधायक आवास से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उससे ज्यादा अपडेट लेंगे। अभिषेक, तस्वीरें हम देख रहे थे, बसों को रवाना कर दिया गया है, जहां पर अब आरआईसी का वो रुख करेंगे। व्यवस्थाएं पूरी हैं? कितनी बसें अभी तक निकल चुकी है? कितने मेहमान अभी तक आरआईसी का रुख कर चुके हैं, या फिर अभी भी ये सिलसिला जारी है?
देखिए, कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो निजी बस सर्विस है वहाँ से जो लग्जरी बसें हैं वो यहाँ पहुँची थी। आप देख सकते हैं यहाँ जो विधायक आवास है यहाँ पर पहुँची थी और उसके बाद अब धीरे धीरे यहाँ से उन बसेस में डेलीगेट्स का निकलना शुरू हो गया है। 3-4 बसें रवाना हो चुकी हैं, इसके अलावा और बसें रवाना होने की तैयारी में हैं, क्योंकि 2:30 बजे जो ये जो कॉन्फ्रेंस है उसका उद्घाटन होना है। गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे, 1:30 बजे वो जयपुर पहुंचेंगे, तो उस लिहाज से उससे पहले रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो उस लिहाज से जो है यहाँ से जो डेलीगेट्स हैं, यहाँ पर जो विभिन्न राज्यों के जो डीजीपी हैं वो यहाँ रुके हुए हैं। इसके अलावा जो चीफ सिक्योरिटी फोर्सेस के जो चीफ्स हैं, जो प्रमुख हैं, वो यहाँ रुके हुए हैं। तो वो धीरे धीरे यहाँ से निकल रहे। करीब 3-4 बसें यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। इसके अलावा बसें लगी हुई हैं। यहाँ पर 4 टावर है जिन पर जो वीवीआईपी जो डेलीगेट्स है उनको रुकाया हुआ है। करीब 76 लोग यहाँ पर रुके हैं और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सुरक्षा का इंतजाम है। जो पुलिस कमिश्नरेट है उसने यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था कर ली है। हमारे साथ हमारे विनोद सिंह चौहान भी हैं। चौहान साहब, अंदर के किस तरह के इनपुट हैं, कितने डेलीगेट जा चुके हैं और कितने और जाने बाकी हैं? देखिए, 3 बसें रवाना हो गई है, 6 बसें कुल बताई जा रही हैं। 6 बसों की रवानगी है, 75 डेलीगेट्स बताए जा रहे हैं। कुछ डेलीगेट्स एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं जिनकी संख्या 8 से 10 बताई जा रही है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि 2:30 बजे से पहले सारे डेलीगेट्स पहुंच जाएंगे और 12 से 1 के बीच जो 6 बसें हैं वो यहाँ से रवाना होंगी आरआईसी के लिए। आरआईसी में इनके लिए स्थान तय है, वहाँ पर इनको व्यवस्थित तरीके से बिठाया जाएगा। और देखिए, 1 घंटे का इनका पहला कार्यक्रम बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले 1 घंटे का वहाँ मंथन होगा और तमाम जो अधिकारी हैं, जो डीजी आईजी पूरे देश से यहाँ पहुँचे हैं, उनको भी कुछ बताया जाएगा। 1 घंटे का इनका सेशन होगा। उसके बाद 2:30 बजे उद्घाटन सत्र होगा और अजीत डोभाल भी उद्घाटन सत्र में मौजूद रह सकते हैं। और 2:30 बजे बाद रात 9 बजे तक की प्रक्रिया रहेगी। आज 3 सत्र महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। 3 सत्रों में किन बिंदुओं पर चर्चा होगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आज 3 सत्र बताए जा रहे हैं। और कल देखिए आप, सुबह 9 से रात 9 बजे तक मंथन होगा। देश की सुरक्षा, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, इसके अलावा सभी राज्यों में जो कानून है उसकी एकरूपता दिखाई दे सके, ये बड़ा मुद्दा होगा। जी बिल्कुल, एक बड़ा मुद्दा है। जो विभिन्न जो है विषयवार सत्र रखे गए हैं जिनमें विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। जो आज का जो कार्यक्रम है वो 3 बजे से शुरू होगा सत्रों का और उसके बाद रात के 9 बजे तक चलेगा और कल सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे। तो राजधानी जयपुर में 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। बेहद खास 3 दिन ये रहेंगे। कॉन्फ्रेंस में सभी प्रदेशों के डीजीपी शामिल। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और आज से लेकर 7 जनवरी तक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर से कॉन्फ्रेंस होती रहेगी। आरआईसी के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है क्योंकि यहीं पर ही ये कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। पीएम मोदी 6 और 7 जनवरी को होंगे। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर आरआईसी से। वहां पर किस तरीके की तैयारी है वो हमें जानकारी देंगे पूरी। और वहीं विधायक आवास से हमारे साथ अभिषेक श्रीवास्तव और विनोद सिंह चौहान जुड़े हुए हैं, वो भी हमें जानकारी दे रहे थे। तो सबसे पहले निर्मल तिवारी जी का रुख करेंगे। निर्मल जी, पूरी जानकारी जरा दीजिएगा क्योंकि विधायक आवास से बसें रवाना हो चुकी हैं डेलीगेट्स को लेकर, मेहमानों को लेकर। क्या यहां पर पहुंचना शुरू हो चुकी हैं या फिर अभी वक्त लगेगा? और सुरक्षा के मद्देनजर, बाकी व्यवस्थाओं के मद्देनजर किस तरीके की तैयारी? देखिए पूनम, 12:10 का वक्त हो चला है और यहाँ पर पहले डेलीगेट्स की बसें करीब यहाँ से 1 घंटे पहले रवाना हुई थी विधायक आवास के लिए, जहाँ पर डेलीगेट्स रुके हुए हैं। उनको लेकर बसें आ गई हैं। देखिए, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी आपको सुरेंद्र दिखाने की कोशिश करेंगे कि डेलीगेट्स की बस किस तरह से आई है। उस बस को एस्कॉर्ट और पायलट उस बस के साथ थी। लगातार इस बात की कोशिश की गई कि पूरे सुरक्षा जो है इंतजाम, उनको देखते हुए किसी तरह की निर्बाध जो व्यवस्था है वो यहाँ पर बनी रहे। तो डेलीगेट्स की बस आ चुकी हैं। 2 बस पहले आ चुकी हैं। 1 बस यहाँ से ये उनको डेलीगेट्स को उतार कर वापस बाहर आ रही है। 2 बस आपको इसके पीछे भी दिखाई देंगी। तो करीब 4-5 जो बसें हैं उनके जरिए जो डेलीगेट्स हैं उनको यहाँ पर लाया गया आरआईसी और सबको वक्त दिया गया था 12:30 का कि अधिकतम 12:30 तक जितने भी डेलीगेट्स हैं वहाँ पर पहुँच जाएं। और जिस तरह की सूचना है पूनम, अभी तक यहाँ पर करीब
19 पहले डीआईजी आए थे, उसके अलावा करीब 17 का और आगमन हो चुका है, यानी करीब 36 के करीब जो डीआईजी माफ कीजिए जो आईजीज हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, कुछ डीजीज यहाँ पर आ चुके हैं। लगातार गाड़ियों के आने का सिलसिला दूर से ओटीएस की तरफ से जो गाड़ियां आ रही हैं आरआईसी आप देख सकते हैं। और चूंकि ओटीएस से जालाना तक का ये पूरा रास्ता है केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 तक का, इसको चूंकि सुरक्षा को देखते हुए इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ ना तो मीडिया कर्मियों को इसके अंदर एंट्री दी गई है, ना आम जनता इसके अंदर जा सकती है, परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। लेकिन बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूनम, ये जान लेना कि इस पूरे जो 3 दिन का जो डीजीपी और आईजी की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें किस तरह की चर्चा होनी है, क्योंकि देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह वो दोपहर में यहाँ पर पहुंचेंगे, शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच जाएंगे। अमित शाह आज उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे और उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो तीनों जो राष्ट्रीय जो कानून है जिनमें बदलाव की बात थी उनको लेकर के है। मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा, अगर ये तीनों विधेयक की शक्ल कानून की शक्ल ले लेते हैं तो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट तीनों की जगह ये ले लेंगे तीनों कानून। और तीनों कानूनों को नाम दिया गया है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक। खास बात यह पूनम, केंद्र सरकार इस तरह से चाहती है कि ये जो तीनों कानून जब लागू हो तो उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन तक यही चर्चा होनी है कि इन कानूनों को जनता के हितार्थ किस तरह से लागू किया जाएगा, उसके लिए किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए। एक बार मैं फिर सुरेंद्र से आप कहूंगा, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लगातार गाड़ियों का मूवमेंट है। इसी बीच में आपको बता दूं, जब तीनों ये नए कानूनों की धाराओं में बदलाव होगा पूनम, तो आईपीसी में फिलहाल 511 धाराएं हैं, इसकी जगह अब जो भारतीय न्यायिक संहिता आ जाएगी उसमें 356 धाराएं रह जाएंगी। पुराने कानून से जो नए कानून में 175 धाराएं वो बदल जाएंगी। भारतीय न्यायिक संहिता में 8 नई धारा जोड़ दी जाएंगी और 22 धाराएं हटा दी जाएंगी। इसी तरह से अगर सीआरपीसी की बात करें तो 533 धाराएं रह जाएंगी, 160 धाराओं को बदल दिया जाएगा। नए कानून में 9 नई धाराएं जोड़ी जाएंगी और 9 को खत्म कर दिया जाएगा। और जो 6 सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं इन तीनों कानूनों के अंदर, उसमें मॉब लिंचिंग और नफरती अपराधों के लिए जो सजा बढ़ाई गई है उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाना है, इस कानून के तहत क्या प्रावधान होंगे, उन पर चर्चा होनी है। उनके ऊपर एक वृहद चर्चा होगी ताकि उनको किस तरह से लागू किया जाएगा भविष्य में इन तीनों कानूनों के बदलाव के बाद। इसी तरह आतंकी गतिविधियों को परिभाषित किया गया है कि किस तरह से जो आतंकी गतिविधियां हैं उसमें कार्रवाई होगी और उसको कौन सी धाराओं में इसको लिया जाएगा। छोटे अपराधों की परिभाषा बदली गई है। कोर्ट कार्रवाई प्रकाशित होने पर जो सजा का प्रावधान है उस पर चर्चा होनी है। मानसिक बीमार व्यक्ति को अब विक्षिप्त दिमाग कहा जाएगा। सामुदायिक सेवाओं में की जो परिभाषा है वो भी नई दे दी गई है। कहने का मतलब यह है कि लगातार जो तीनों जो नए कानून है उनको लेकर इसमें चर्चा होनी है, उनके एग्जीक्यूशन को लेकर चर्चा होनी है। उसके अलावा संगठित अपराध कैसे रोके जाए, साइबर क्राइम को किस तरह से रोका जाए, क्योंकि आज की सबसे बड़ी चुनौती साइबर क्राइम है। बिल्कुल, रोजाना 200 करोड़ रुपए से ज्यादा देश के अंदर साइबर क्राइम के तहत ठगी की जाती है। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी है, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इसको किस तरह से रोका जाएगा, तीनों दिन इसके अंदर अलग अलग सेशंस होंगे, उस पर चर्चा होगी। बाल अपराध रोकने, महिलाओं के प्रति अपराध रोकने, इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बताया जो हार्डकोर क्रिमिनल है, इंटरनेशनल हार्डकोर क्रिमिनल है, उनका डेटा तैयार किया जाएगा। राज्यों की पुलिस में आपस में समन्वय किस तरह से हो उसके ऊपर इसमें चर्चा की जानी है। एक दूसरे स्टेट की जो पुलिस है एक दूसरे को किस तरह से क्रिमिनल्स के डेटा का आदान प्रदान करेगी और उनको अगर जरूरत जब सहायता पड़ती है उसमें किस तरह से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। रेलवे एक्ट को लेकर के भी इसमें चर्चा की जानी, क्योंकि रेलवे के जो डीजी हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। इसमें बीएसएफ के डीजी की बात करें, इसमें सीआरपीएफ के डीजी की बात करें, तमाम जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनके डीजी भी यहाँ शामिल होंगे। यानी सिर्फ पुलिस का जो व्यवस्था है देश के अंदर उसमें आमूल चूल किस तरह से परिवर्तन होना है, आधुनिक पुलिस व्यवस्था किस तरह से होनी है उसको लेकर के। देखिए एक बस और आगे, एक बार सुरेंद्र फिर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि डेलीगेट्स के जो आने का क्रम है पूनम वो लगातार जारी है। बसेज से डेलीगेट्स को लाया जा रहा है। 2 बसें दिखेंगे आपको, एक के बाद दूसरी बस और दूसरी के बाद तीसरी बस भी। लगातार जो बसों के आने का सिलसिला है उससे डेलीगेट्स के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। सभी को एक नियत जगह सौंपी गई है कि आपको इस जगह पर बैठना है, किस सेशन में किसको बोलना है, किस डीजी को कौन सा प्रेजेंटेशन देना है, अमुक डीजी को पास किस तरह का प्रेजेंटेशन होगा, तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में निर्मल जी आपसे मैं जानकारी और भी लूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार अभिषेक से भी जान लेते हैं क्योंकि विधायक आवास के बाहर और ज्यादातर जो डेलीगेट्स है, मेहमान है, उनको वहीं पर ठहराया गया है। हालांकि अन्य गेस्ट हाउस में भी व्यवस्था की गई है, लेकिन यहां से डेलीगेट्स के निकलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अभिषेक जरा अपडेट कर दीजिएगा क्योंकि आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, कितनी बसें अभी तक निकल चुकी है, कितने मेहमान और रह गए हैं जो कि आरआईसी की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, पहले बताया था कि 3-4 बसें यहाँ से रवाना हो गई थी, अभी 5वीं बस भी अभी यहाँ से निकली है जिनको जो डेलीगेट्स को लेकर गई है। और जो बताया जा रहा है कि करीब आधे घंटे में यहाँ पर डेलीगेट्स ठहरे, आधे से 1 घंटे में यहाँ से रवाना हो जाएंगे और आरआईसी पहुँच जाएंगे, क्योंकि आरआईसी में जो है रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम है, उसके बाद जो है सेशन शुरू होगा।
2:30 बजे उद्घाटन है, उसके बाद 3 बजे से सेशन वहाँ पे शुरुआत है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ पे जो बसों का मूवमेंट यहाँ से फ्रीली हो सके, यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, उसको लेकर यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था की है। और बसेस जो हैं यहाँ पहुँच चुकी हैं और डेलीगेट जिस तरह से तैयार होकर निकल रहे हैं और लगातार यहाँ से बसों का निकलना जारी है। करीब 5-6 बसें यहाँ से निकल चुकी हैं और भी बसेस निकलने वाली है। आधे से 1 घंटे में यहाँ पे जितने भी डेलीगेट्स हैं वो यहाँ से रवाना होकर RIC पहुँच जाएंगे। तो ये विधायक आवास विभिन्न राज्यों के जो DGP हैं वो रुके हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के चीफ रुके हुए हैं। आज की जो कॉन्फ्रेंस है, जो 3 दिन कॉन्फ्रेंस चलेगी, आज की कॉन्फ्रेंस ये जो है 9 बजे तक चलेगी और इसके अलावा कल 12 घंटे और परसों जो है 9 घंटे इस तरह से शेड्यूल रखा गया है। विभिन्न विषयों पर इसमें चर्चा होगी, जैसे हमारे वरिष्ठ सहयोगी निर्मल तिवारी जी। अभिषेक जी, दरअसल ऑडियो ब्रेक हो रही है आपके, तो एक बार इसे सुधारने की कोशिश करेंगे, आपसे आगे जानकारी लेंगे। और जैसे कि निर्मल जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, RIC के बाहर से वो हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं जो विधायक आवास से निकलकर RIC पहुंच रही है, अपडेट हमें कर रहे हैं। और अन्य बसें जो अन्य गेस्ट हाउसों से निकलकर RIC पहुंच रही है वो भी जानकारी दे रहे हैं। निर्मल जी, ओवर टू यू। देखिए पूनम, अब चूंकि ये DGPs की और IG की जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 3 दिन की, इसके पीछे बहुत सारे सियासी मकसद है, उनको भी भाजपा साधने की कोशिश करेगी। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आज शाम को वो संगठनात्मक बैठक लेंगे भाजपा कार्यालय के अंदर। तो उसके अंदर सीधा मतलब यही होगा कि लोकसभा चुनाव मई में जो होने जा रहे हैं, उन चुनाव की किस तरह से तैयारियां हैं, वो सब बातें उसमें देखने को मिलेंगी। फिर सूबे के अंदर जिस तरह से भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जो सरकार का गठन हुआ, उसके बाद के क्या हालात है और अब तक के जो हालात रहे उसके ऊपर उनको फीडबैक लिया जाएगा। सूबे के जब देश के गृह मंत्री यहां पर आएंगे, निश्चित तौर पर कह सकते हैं अमित शाह जब यहां पर पहुंचेंगे, तो उनका भी सिर्फ फोकस यही नहीं रहेगा कि DGP और IG की कॉन्फ्रेंस हो, उनका फोकस भी रहेगा कि संगठनात्मक दृष्टि से राजस्थान के क्या हालात हैं, किस तरह के भविष्य में और बदलाव होंगे। मंत्रिमंडल चूंकि गठन किया जा चुका, अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो, तो हो सकता है किसी तरह के दिशा निर्देश, उनसे कोई मार्गदर्शन इसको लेकर के भी प्राप्त हो। उसके अलावा वही लोकसभा चुनाव फिर आता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारियां होनी है, सिर्फ राजस्थान नहीं पूरे देश भर के अंदर। लेकिन जो मुख्य बात है वो यही है कि यहां पर 3 दिन की राजस्थान को चुनाव, राजस्थान के अंदर भी अगर गुलाबी नगर राजस्थान की राजधानी जयपुर को चुना है इस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस के लिए, तो निश्चित तौर पर मानिए कि एक नया इतिहास यहां से रचा जाएगा। एक नई पुलिस व्यवस्था पूरे देश को राजस्थान से मिलने जा रही है, क्योंकि राजस्थान को मंच बनाया गया है। जिस मंच पर चर्चा होगी वो राजस्थान होगा। राजस्थान की खूबसूरत राजधानी गुलाबी नगर होगी और इस गुलाबी ठंडक के बीच में जब यहां पर मंथन होगा तो निश्चित मानिए कि देश के अंदर जो नई पुलिस व्यवस्था है वो राजस्थान की धरती पर ही उसके यहां पर जो उसके ऊपर मंथन होगा उसके बाद ही देश के अंदर के लागू की जाएगी। चाहे वो तीनों नए कानूनों की बात हो रही हो, चाहे साइबर अपराध की बात करें, संगठित अपराध को किस तरह से रोका जाना है, बाल अपराध किस तरह से रोके जाना है, महिलाओं की सुरक्षा किस तरह से हो, नारकोटिक्स को लेकर के जिस तरह से जो ड्रग सप्लायर्स है उनकी चेन को किस तरह से तोड़ा जाए, बहुत सारी बातें। अत्याधुनिक हथियारों का किस तरह से पुलिस के अंदर उपयोग किया जाए, पुलिस के प्रशिक्षण में किस तरह के आवश्यक बदलाव किए जाए, उसके ऊपर चर्चा होनी है। जो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किस तरह से हो, क्योंकि साइबर अपराध रोकने, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हिंदुस्तान के अंदर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी रोजाना साइबर क्राइम के जरिए होती है। तो साइबर क्राइम में किस तरह के बदलाव हो, लोगों को ठगी से बचाया जा सके, साइबर क्राइम पर नियंत्रण, एक पुख्ता नियंत्रण हो, उन तमाम बातों के ऊपर यहां पर चर्चा होगी। जिस तरह की सूचना आ रही है, करीब 15 राज्यों के DGP अलग अलग अपना प्रेजेंटेशन देंगे। हर एक प्रेजेंटेशन 10 से 15 मिनट का होगा, उसके अंदर वो बताएंगे बिल्कुल निर्मल जी, आप सही कह रहे हो। और ऐसे में राजस्थान के DGP UR साहू भी अपनी 2 प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। वो कौन से टॉपिक पर होगा, अगर आपको जानकारी होगी वो भी आपसे हम लेंगे, क्योंकि अपडेट दर्शकों को करना जरूरी होगा। अभिषेक से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। अभिषेक, अगर आप तक आवाज पहुंच रही होगी तो आप पूरी जानकारी दीजिएगा। आप कुछ कह रहे थे, विस्तार से जरा अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मैं यही बता रहा था कि अभी एक बड़ी बस और रवाना हुई है और लगातार यहाँ से बसों का यहाँ से निकलना जारी है। लगातार थोड़ी थोड़ी देर में बसें निकल रही है और डेलीगेट्स यहाँ से निकल के RIC पहुँच रहे हैं और आधे से 1 घंटे में जितने भी डेलीगेट्स यहाँ ठहरे हुए हैं वो RIC पहुँच जाएंगे। और RIC में जो है 3 बजे से सेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि 2:30 बजे इसका उद्घाटन सत्र है। उसके बाद लगातार जो है मंथन होगा, चर्चा होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ की पूरी जो व्यवस्था है, मैं पुलिस कमिश्नरेट के हाथों में, पुलिस कमिश्नरेट ने यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था संभाल रखी है। यहाँ पे ऑफिसर उस हिसाब से लगे हुए हैं और यहाँ पर आप बैनर देखिए और यहाँ पे जो गेट स्वागत द्वार बनाए गए हैं वो देखिए। इसमें जो राजस्थान का जो रंग है, राजस्थानी जो कल्चर है
उसकी तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। यहाँ पर किस तरह से बाहर से जो आने वाले डेलीगेट्स हैं उनका स्वागत किया गया है, उनके स्वागत के लिए लोक संगीत का यहाँ कार्यक्रम रखा गया हुआ है और इसके अलावा जगह जगह हेल्प डेस्क बनाई गई है ताकि इनको किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो, उसका पूरा ध्यान यहाँ पर रखा गया है। ये जो मंथन है आज रात के 9 बजे तक ये मंथन चलेगा, कल सुबह 9 से रात के 9 बजे तक 12 घंटे मंथन चलेगा और परसों जो है 7 तारीख को 9 से लेकर अभिषेक जी, शाम को 12:30 बजे तक का वक्त दिया गया था सभी डीजीपी आईजी को कि आप 12:30 बजे तक आरआईसी पहुंचे, जैसे कि निर्मल जी ने जानकारी दी। तो हम उम्मीद करें कि सारी बसेस यहां से रवाना हो गई होंगी। बिल्कुल नहीं, अभी सारी बसें यहाँ से रवाना नहीं हुई। यहाँ से करीब 6-7 बसें निकल चुकी हैं, लेकिन अभी कुछ बसें और भी अंदर हैं जो यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगी। टारगेट ये है कि आधे से 1 घंटे में यहाँ से सभी जो डेलीगेट्स हैं, जो डीजीपी हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस के चीफ हैं, वो यहाँ से निकल जाए। आधे से 1 घंटे में यहाँ से सब लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे और आरआईसी पहुँच जाएंगे। लगातार यहाँ से लोगों का जाना जारी है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद सिंह चौहान भी है। विनोद सिंह चौहान, ये बताएं सर, अंदर से क्या इनपुट निकल रहा है? देखिए, अभी तक 5 गाड़ियाँ निकल चुकी हैं, 5 गाड़ियों में डेलीगेट्स निकल चुके हैं, 6ठी गाड़ी अभी निकलना बाकी है। तो माना यह जा रहा है कि अगले 20 मिनट में आरआईसी से जो डेलीगेट्स यहाँ ठहरे हुए हैं, जो अन्य राज्यों से आए हैं, वो सभी आरआईसी पहुँचेंगे। आरआईसी में उनकी सीट रिजर्व है और 2:30 बजे देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे ही उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे तो कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो जाएगी और आज बताया जा रहा है कि 3 सत्र होंगे। रात 9 बजे तक देश की सुरक्षा, देश में किस प्रकार के कानून हो, क्या नई चीज़ें हो, किस तरीके से आगे का प्रारूप रहेगा, इस पर मंथन होगा। और कल सबसे महत्वपूर्ण दिन रहेगा। देखिए, कल 12 घंटे की चर्चा रहेगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे और परसों भी 9 घंटे की जो चर्चा रहेगी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। तो बिल्कुल पूनम, ये बड़ी बात यही है कि 2014 से जो कॉन्फ्रेंसेस होती आई हैं, डीजी कॉन्फ्रेंसेस, इसमें 2014 से ये बदलाव आया है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद एक्टिवली इसमें भाग लेते हैं। क्योंकि अब तक ये होता था कि प्रधानमंत्री सिंबॉलिक भाग लेते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इसमें एक्टिवली भाग लेंगे और यहाँ पर कल पूरे दिन वो रुकेंगे और परसों भी 4 बजे तक वो जो विभिन्न सत्र आयोजित होंगे उसमें भाग लेंगे। तो एक्टिवली यहाँ पर रहेंगे। जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी निर्मल तिवारी ने जिस तरह से बताया कि संगठित अपराध है, नार्कोटिक्स है, उसको लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा जो आईटी के उसमें सोशल मीडिया पे जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, जो साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, उन पर किस तरह से रोकथाम हो, उसको लेकर चर्चा होगी। जो अभी कुछ ही दिनों पहले जो मेटावर्स के माध्यम से किस तरह से वर्चुअल जो क्राइम सामने आया था उसको किस तरह से रोका जाए, तो जो तमाम नई जो चीज़ें आ रही हैं उनको किस तरह से रोका जाए, किस तरह से उनसे निपटा जाए, उसको लेकर है कि जो साइबर एक्सपर्ट है उनकी किस तरह से सेवाएं ली जाए, क्या साइबर एक्सपर्ट के तौर पे एक नया काडर जो है लाया जाए, वो उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा जो डीजीपी हैं, जो अपने राज्यों में जिन्होंने अपराध के नियंत्रण को लेकर नवाचार किए हैं, वो भी यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन देंगे। जो यहाँ के डीजीपी है UR साहू, वो भी अपना प्रेजेंटेशन देंगे, यहाँ के बारे में बताएंगे किस तरह से जो है यहाँ पर केस ऑफिसर स्कीम लागू की गई है। और जो साथ में बड़ी बात ये भी रहेगी जो आंतरिक सुरक्षा है कि आंतरिक सुरक्षा के जो खतरे हैं उनसे किस तरह से निपटा जाए, खासकर जो अवैध घुसपैठिए जो पहुंचते हैं, खासकर बॉर्डर स्टेट से आते हैं, राजस्थान भी एक बॉर्डर स्टेट है। इसे लेकर हाई लेवल मीटिंग भी ली थी और आज भी मुठभेड़ जम्मू एंड कश्मीर के शोपियां में लगातार जारी है। इसीलिए ये मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण भी हैं। अभिषेक जी और विनोद जी, आपके पास मैं लौटूंगी। निर्मल तिवारी जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निर्मल जी, आप अपडेट कीजिएगा, कितनी बसेस अब तक आ चुकी है, कितने डेलीगेट्स आ चुके हैं। साथ में आप ये बता रहे थे कि कौन किस तरीके से प्रेजेंटेशन देने वाला है, जैसे कि अभिषेक जी ने भी कहा कि प्रदेश के डीजीपी UR साहू वो भी प्रेजेंटेशन देंगे। क्या डिस्क्लोज हो पाया है कि कौन सा टॉपिक रहेगा, किस पर वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे? बिल्कुल, देखिए पूनम, इससे पहले की प्रेजेंटेशन की बात की जाए, मैं एक बार फिर दिखाने की कोशिश करूंगा कि 5वीं जो बस है वो यहाँ पर आ चुकी है और उस बस से जो डेलीगेट्स हैं वो अंदर जाएंगे और उस बस को जो एस्कॉर्ट करने वाली गाड़ी थी, आप देख सकते हैं वो सामने गाड़ी भी, वो उस बस को जो एस्कॉर्ट करी थी वो भी दोनों गाड़ी आ चुकी हैं और वो बस अभी खड़ी है, वो अंदर जाएगी। यानी 5 बसों से डेलीगेट्स यहाँ पर आ चुके हैं। जिस तरह से अभी विनोद चौहान और अभिषेक श्रीवास्तव जी जानकारी दे रहे थे कि शायद एक बस और है जो वहां से निकलेगी विधायक निवास से, वो भी कुछ देर में पहुंच जाएगी। 12:30 बजे के आसपास का एक वक्त था जो दिया गया था कि सबको पहुंचना, और लगभग उस वक्त के आसपास डेलीगेट्स यहाँ पर आ चुके हैं। अभी डेलीगेट्स अंदर उनके जलपान की व्यवस्था की गई है कि डेलीगेट्स जो भी यहाँ आए हुए हैं वो एक साथ इकट्ठा होकर उनको अगर जो
भी अनौपचारिक या औपचारिक चर्चाएं करनी आपस में करेंगे और जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे उसके बाद उद्घाटन सत्र शुरू होगा। उद्घाटन सत्र में जिस तरह की औपचारिक बातें होती हैं, जो संदेश देना होता है कि आगे की चर्चा किस तरह की होगी, अमित शाह सीधे तौर पर संदेश देंगे कि किस किस तरह के सेशंस होंगे, उनमें क्या क्या चर्चा की जानी है और सरकार का मैंडेट किस तरह से है। उसके बाद सेशन शुरू होंगे और जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो डेलीगेट्स के जो सेशन होंगे, डीजीज के जो सेशन होंगे, उसमें यह बताया गया है कि जो पूर्वोत्तर राज्यों के 2 डीजीपी हैं उनको वहां किस तरह से जो कहते हैं कि घुसपैठ की जो स्थिति रहती थी, खासकर बांग्लादेश की तरफ से जो घुसपैठ की स्थिति रहती थी, या दूसरे जो समस्याएं जो आसाम या उससे लगते हुए जो 7 सिस्टर्स वाले जो राज्य उनमें जिस तरह की समस्याएं रहती थी, मणिपुर में जिस तरह की स्थितियां हुई, उन तमाम को लेकर के उनके प्रेजेंटेशन होंगे कि जो दूसरे जो कंट्रीज से जो घुसपैठी आते हैं, जिस तरह से भारतीय नागरिकता की बातें उसको लेकर उस पर 2 सेशंस उनके होने हैं। उसके अलावा जो जम्मू कश्मीर की तरफ से जो आए, जो वहां से उनका एक प्रेजेंटेशन होना है। राजस्थान के डीजीपी वी आर साहू साहब का यहाँ पर उनका वो एक अपना प्रेजेंटेशन देंगे। उसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो डीजीपी है उनका प्रेजेंटेशन होना है। उसके अलावा जो सदर्न राज्यों से भी 3 डीजीपीज को चुना गया जिनका यहाँ अलग अलग उनके प्रेजेंटेशन होंगे। उसके अलावा महाराष्ट्र से जो आए हैं उनका यहाँ पर प्रेजेंटेशन होना है। गुजरात के डीजीपी का प्रेजेंटेशन होना है। सब सारी बातें यही है कि जो बॉर्डर से जुड़े हुए जो राज्य उनके डीजीपीज ये बताएंगे कि किस तरह की वहां की चुनौतियां, सामरिक चुनौतियां किस तरह से हैं। ये सिर्फ बीएसएफ या सीआरपीएफ या आर्मी के लोग ही नहीं है जो देश को, जिनको पूरे देश की सुरक्षा करनी है। पुलिस की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि घुसपैठ करके जो लोग अंदर आते हैं या आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से जिस तरह की आतंकी घटनाएं होती हैं उन सबको किस तरह से रोका जाए, उसके लिए बहुत सबसे जरूरी है। इससे पहले भी कई बार कॉन्फ्रेंस हुई है, खास जैसे कि अभिषेक जी ने बताया कि अब ये खास होने लगा है कि प्रधानमंत्री का सीधा इन्वॉल्वमेंट होने लगा है। खुद गृह मंत्री पूरी भूमिका निभाते हैं उद्घाटन सत्र से बाद से ही, जो 3 दिवसीय रहते हैं, जितने सेशंस होते हैं और मुद्दे भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन चुनौतियां तो हमेशा की बनी हुई है। पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद से लेकर अगर हम आज तक की बात करें, बीच में आपको लगता है कि कोई बदलाव नजर आया है? और इन 3 दिन के बाद जिन मुद्दों की हम बात कर रहे हैं, वाकई में बहुत जल्दी बदलाव होने लगेगा या फिर कोई वक्त लगेगा, या फिर वाकई में एक उम्मीद जो बनी है उस पर थोड़ा सा तो काम होगा? निश्चित तौर पर देखिए पूनम, आज से पहले जैसा होता रहा है कि प्रधानमंत्री एक्टिवली, जैसा अभिषेक ने भी कहा और बहुत अच्छी बात कही अभिषेक ने, बहुत पुख्ता तरीके से बताया कि एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते थे प्रधानमंत्री, सिंबॉलिकली आते थे, अपना मैंडेट दिया, अपना उद्बोधन दिया और चले जाते थे। और गृह मंत्री पूरी जिम्मेदारी पूर्वक सारी चीजों को देखते थे, सारे सेशंस को सुनते थे। सेशंस का जो उसके बाद एक व्हाइट पेपर जारी किया जाता, श्वेत पत्र, उसके आधार पर कानूनों में बदलाव या जो भी सलाह होती थी उसको माना जाता था। प्रधानमंत्री का एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का सीधा कारण यह है, देखिए 2 बहुत बड़ी वजह हैं। एक तो देश के अंदर लोकसभा चुनाव है, मई में आपको लोकसभा चुनाव फेस करना है। उससे पहले किसी तरह की आंतरिक सुरक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, किसी तरह के ऐसे हिंसा ना देखने को मिले प्रदेशों के अंदर, किसी तरह के बहुत बड़े धरने प्रदर्शन और जिस तरह से बहुत सारे शाहीन बाग का हम उदाहरण ले लें या किसान आंदोलन का उदाहरण ले लें, ऐसे आंदोलन दोबारा से ना खड़े हों, इसके ऊपर ध्यान देना है। तो उसके लिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री 1-to-1 संवाद करें। और जिस तरह की सूचनाएं चल के आ रही हैं, आज नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री शाम को आ जाएंगे, उसके बाद पहले तो संगठनात्मक बैठक लेंगे वो भाजपा प्रदेश कार्यालय के अंदर, लेकिन कल जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे इस कॉन्फ्रेंस में, तो उसके पीछे यही है कि डीजीपी से वो 1-to-1 संवाद करें हर एक राज्य की। उन्होंने सीधा तौर पर कहा कि हर एक डीजीपी 4 से 5 मिनट के अंदर प्रत्येक राज्य की जो क्या स्थिति है उसके बारे में बताएं, वहां की किस तरह की आंतरिक सुरक्षा को लेकर चुनौतियां हैं, किस तरह की बाहरी सुरक्षा को लेकर चुनौतियां हैं, किस तरह के वहां के अपराधों का नेचर किस तरह है, प्रकृति किस तरह की है वहां के अपराधों की, वो सब चीजें देखनी होगी। तो उसके ऊपर 1-to-1 संवाद नरेंद्र मोदी डीजीपी से करेंगे। सारे डीजीपी को 4 से 5 मिनट का वक्त दिया और यही कारण है कि वो लंबे समय तक, कल सुबह से लेकर शाम तक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे सारे डीजीपी और आईजीज के साथ, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बैठे हैं, इसलिए कि वो जानना चाहते हैं हर एक प्रदेश की स्थिति क्या है, खासकर वो राज्य जहां पर बहुत ज्यादा भाजपा का, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि कोई इस स्थिति में नहीं है, ठोस स्थिति में नहीं है, जहां भाजपा की लोकसभा में बहुत सीटें कम है, या राज्य के अंदर, उस राज्य के अंदर, अमुक राज्य के अंदर भाजपा की सरकार नहीं है, वहां पर ज्यादा फोकस रहना है। क्योंकि उन सब बातों को जानना, उन राज्यों की स्थिति को जानना, जिस तरह की बंगाल में घटना हुई पिछले सालों में, उसमें उससे भी सबक लिया केंद्र सरकार ने, उसमें भी लगातार फोकस रहा है अमित शाह का, गृह मंत्री का, कि किस तरह की वहां स्थितियां हुई। बहुत सारे राज्यों ने, खासकर कांग्रेस शासित राज्यों ने कह दिया था कि सीबीआई को, वो बिना अनुमति के सीबीआई राजस्थान प्रदेशों के अंदर नहीं आएगी। राजस्थान ने हाल ही में, कल ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसको वापस से बदला, इसके ऊपर रोक हटाई सीबीआई के ऊपर लगी हुई थी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बातें राज्यों से नहीं आ रही थी केंद्र तक, हालांकि केंद्र की एजेंसियां बहुत पुख्ता तरीके से काम कर रही थी अपने स्तर पर, वो किस तरह की निर्मल जी जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा कि इस तरीके की कॉन्फ्रेंस
कितने वक्त के बाद होती है, कितना गैप रहता है और इस गैप में कितना डेवलपमेंट होता है? क्या ये तो खास है ही, गौरवशाली पल है कि राजस्थान में राजधानी जयपुर को चुना गया है इस बार कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है। लेकिन क्या चुनाव की दरकार हर बार इस कॉन्फ्रेंस के लिए रहेगी? क्या सियासत जरूरी है या फिर आने वाले वक्त में है हम इसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी, या फिर सभी जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस की जा रही है आने वाले वक्त में भी उम्मीद की जा सकती है? निर्मल जी। बिल्कुल, देखिए पूनम, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जनता के लिए भी जानना जरूरी है क्योंकि आम भारतीय को बहुत ज्यादा जानकारी इस विषय में होती नहीं है जी। देखिए क्या है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है, जो डीजीपीज की और आईजी की कॉन्फ्रेंस है, यानी महानिदेशक और महानिरीक्षकों की कॉन्फ्रेंस, ये सालाना होती है, हर वर्ष होती है। लेकिन ये अलग बात है कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन तक खुद इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल रहेंगे। ये इसको सियासी रूप इस रूप में समझा जा सकता है क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो निश्चित तौर पर अगर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मैंडेट देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि किस तरह की आंतरिक सुरक्षा होनी चाहिए। खासकर 22 तारीख को जिस तरह से अयोध्या के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम है, 500 साल बाद रामलला की वापसी हो रही है अयोध्या के अंदर, उनकी मूर्ति की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा होगी, बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें पूरे देश से जिस तरह का ज्वार राम को लेकर के उठ रहा है, जिस तरह से राम की प्रतिष्ठापना दोबारा से हो रही है, निश्चित तौर पर एक पूरा ज्वार है पूरे हिंदुस्तान में। और उन हिंदुस्तानियों में भी जो देश से बाहर रह रहे हैं, लाखों लोग अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या का रुख अभी से लोग कर चुके हैं क्योंकि कोई लोग, किसी ने 10 तारीख को वहां जाने का सोचा, किसी ने 12-15 को। तो कहने का मतलब है जब उत्तर प्रदेश की और पूरी देश दुनिया जब उसकी तरफ रुख करेगी तो बहुत जरूरी है कि वहां सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुख्ता हो। तो आज सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस बात का संदेश देंगे कि अयोध्या के अंदर जिस तरह का एक बहुत बड़ा महाजलसा, महाकुंभ से भी बड़ा महाकुंभ लोगों का वहां लगेगा, रामलला के प्रति जो ज्वार है, वहां सुरक्षा किस तरह की रहनी चाहिए, पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए सुरक्षा को नाम को लेकर के, तो उसके ऊपर मैंडेट दिया जाएगा। साथ ही साथ चूंकि लोकसभा चुनाव है तो निश्चित तौर पर यह बताने की कोशिश की जाएगी किसी आंतरिक सुरक्षा के अंदर किसी तरह की कलह, किसी तरह की कोताही, किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। संगठित अपराधों को किस तरह से रोका जाए और चुनाव को लेकर गड़बड़ी फैलाने वाले जो तत्व हैं, जो इस तरह की योजनाएं बना रहे हैं, उस योजना को बनने से पहले ही कुचल दिया जाए। तो बहुत सारी चर्चा है और प्रधानमंत्री का इसमें रहने के पीछे उद्देश्य यही है कि बहुत पुख्ता तरीके से साफ तौर पर संदेश दे दिया जाए। और यही नरेंद्र मोदी का स्टाइल है, वो अपनी बात को सार्वजनिक नहीं करते, वो अपनी बात को मंच पे जाकर ही सार्वजनिक करते हैं। यानी हम पहले से ही अंदाजा लगाएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे, वो किस तरह का मैंडेट देंगे, किस तरह का उनको उद्बोधन होगा, वो कहना तो बेमानी है। वो आएंगे, मंच पर जाएंगे, लोगों से ये जरूर पता पड़ा कि 1-to-1 संवाद करेंगे और 1-to-1 संवाद करने के बाद वो जिस तरह की अपनी बात रखेंगे, जिस तरह के दिशा निर्देश देंगे, जिस तरह का संदेश देंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अच्छी बात यह है कि चूंकि मैं जैसा बार बार कह रहा हूं कि राजस्थान को यह मंच दिया गया है, गुलाबी नगर को मंच बनाया गया है इस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस के लिए, तो निश्चित तौर पर हमारे लिए बड़े गौरव के पल हैं। और जयपुराइट्स जो कहते हैं, जो कल बहुत सारी इस तरह की चर्चा हो रही थी कि जयपुराइट्स को बड़ी दिक्कत हो रही है, यातायात में बड़ी समस्या है। देखिए जयपुराइट्स में धैर्य बहुत है और ये तो लघु काशी के लोग हैं, हम जानते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री ने सबसे बड़े मंच के तौर पर अगर जयपुर को चुना है तो थोड़ी बहुत परेशानी झेलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें धैर्य रखना होगा, हमें वैकल्पिक मार्ग जो यातायात पुलिस ने और पुलिस ने हमको दिया उनको चुनना होगा। और जिस तरह की पुलिस ने बार बार अपील की है कि आप अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, जब आपको जरूरत हो तभी अपना साधन लेके, अपना वाहन लेके बाहर निकले, तो हम इस बात को समझ रहे हैं, जयपुराइट्स इस बात को समझ रहे हैं, सबका सहयोग है। और यही कारण है कि आप देख लेंगे लगातार यहां से जिस तरह से ट्रैफिक को रोक रखा है, उसके बावजूद किसी तरह की किसी को कोई समस्या नहीं है। सामने वाली लेन से जो सीधा जगतपुरा की तरफ से आ रही है और यूनिवर्सिटी होते हुए जा रही है, वो पूरा निर्बाध यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर गौरव के पल हैं राजस्थान के लिए, जयपुर के लिए। सूबे के अंदर सरकार बदलती है, सरकार बदलते ही बहुत बड़ा एक आयोजन जयपुर के अंदर किया जाता है। निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार की भी परीक्षा थी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की परीक्षा थी कि इस आयोजन को कैसे सफल बनाएं। तो कल तक जिस तरह के रिहर्सल हुए, एक शानदार सफल आयोजन रहा। किस तरह से डेलीगेट्स रुकेंगे, उनके ठहरने की बहुत शानदार व्यवस्था की गई है, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही आलीशान व्यवस्था की गई है। उनके मनोरंजन के लिए जो राजस्थान पर्यटन विभाग है उसकी तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। पर्यटन विभाग और आरटीडीसी की तरफ से उनके खान पान की व्यवस्था की जा रही है। अच्छे अच्छे शेफ बुलाए गए ताकि उनको राजस्थानी व्यंजन भी परोसा जाए। यहाँ कॉन्फ्रेंस का मतलब ये नहीं कि 3 दिन आप मंथन करोगे, चिंतन करोगे आप पुलिस और पुलिसिंग के ऊपर, मॉडर्न पुलिसिंग के ऊपर। आपको इस बात के भी राजस्थान सरकार ने इंतजाम किए हैं कि जब यहाँ से तमाम पुलिस के आला अधिकारी लौटे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से लौटे, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से लौटे, तो अपने और कहते हैं एनएसए अजीत डोभाल यहाँ से लौटे तो अपने जेहन में सुनहरी यादें लेके जाए, सतरंगी यादें।